आज हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण में जो है चिन्ह परिपाटी। क्या पढ़ेंगे? अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी, चाहे अवतल दर्पण में समझ लो या दर्पण में। तो अवतल दर्पण में हम चिन्ह परिपाटी देख लेते हैं। ये क्या है? अवतल दर्पण ये ध्रुव है, तो जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी सब ध्रुव से मापी जाएंगी। कहाँ से मापी जाएंगी? ध्रुव से। दूरियां ध्रुव से मापी जाएंगी। जितनी भी दूरियां मापी जाएंगी ध्रुव से मापी जाएंगी। और ध्रुव के विपरीत, मतलब कहने का कि प्रकाश के विपरीत, जिधर से हम प्रकाश डालेंगे अगर उसके विपरीत मापेंगे तो जितनी भी दूरियां मापेंगे सब निगेटिव। क्या लेंगे? निगेटिव मापेंगे ये। और अगर हम प्रकाश की दिशा में मापेंगे तो पॉजिटिव। अगर इधर से मापेंगे तो क्या मापेंगे? पॉजिटिव मापेंगे। अगर हम ऊपर मापेंगे, ये ऊपर मापेंगे तो क्या मापेंगे? पॉजिटिव। और नीचे मापेंगे तो क्या मापेंगे? निगेटिव। नीचे मापेंगे तो निगेटिव। तो कहने का मतलब क्या? प्रकाश के विपरीत, प्रकाश की दिशा के विपरीत ऋणात्मक दूरी ली जाती है। ऋणात्मक दूरी। मुख्य अक्ष के ऊपर मापी गई दूरी धनात्मक ली जाती है। मापी गई दूरी धनात्मक ली जाती है। और मुख्य अक्ष के नीचे, मुख्य अक्ष के नीचे मापी गई दूरी ऋणात्मक ली जाती है। कैसी ली जाती है? ऋणात्मक। तो ये चिन्ह परिपाटी है। मतलब अगर मुख्य अक्ष के ऊपर मापेंगे तो धनात्मक, मुख्य अक्ष के नीचे मापेंगे तो ऋणात्मक। अगर ध्रुव से मापेंगे प्रकाश के विपरीत तो क्या? ऋणात्मक। और प्रकाश की दिशा में मापेंगे तो क्या? धनात्मक ली जाती है। ये चिन्ह परिपाटी है आपका। सेम टू सेम ऐसे सब उत्तल दर्पण में भी ऐसे ही होता है। तो आपको ये चिन्ह परिपाटी याद होना चाहिए। ये काहे लिए प्लस मापी जाती, काहे लिए माइनस मापी जाती है? ये सर्वमान्य सत्य है जो साइंटिस्ट दे के गया है। जैसे साइंटिस्ट जो बता के जाते हैं तो उसको सबको मानना पड़ता है। हम ही तुम नहीं, पूरा वर्ल्ड मानता है। तो ये जो है चिन्ह परिपाटी है। अब हम देख लेते हैं कि दर्पण में किसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है ना। जैसे कहने का ये मतलब है, ये क्या है? अवतल दर्पण आपका, और ये हो गया ध्रुव, ये मुख्य अक्ष हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर सपोज दैट यहाँ कोई वस्तु रखी है, क्या रखी है? कोई वस्तु। यहाँ कोई वस्तु रखी है, मान लो सपोज दैट ए बी कोई वस्तु रखी है। तो यहाँ से वस्तु की दूरी को जो दिखाते हैं, जैसे सपोज दैट मान लो ये पी ए है, सपोज दैट पी ए है, तो जो वस्तु को दिखाएंगे हम माइनस यू दिखाएंगे, जो वस्तु की दूरी होगी। कहने का ये मतलब है कुल मिला के वस्तु की दूरी को माइनस यू से, वस्तु की दूरी को माइनस यू से प्रतिबिंब की दूरी को विपरीत अगर मापेंगे तो माइनस भी। फोकस दूरी को हम माइनस एफ, और वक्रता त्रिज्या को आर, मतलब माइनस आर।
मतलब जो जितनी भी दूरी अगर हम जैसे PA या PF जितना भी मापेंगे सब, अगर वस्तु की दूरी है तो -u से प्रदर्शित करेंगे, प्रतिबिंब की दूरी है तो -v से प्रदर्शित करेंगे, फोकस दूरी है तो -f से, वक्रता त्रिज्या है तो -r से। अब हमको देखना है अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में हम संबंध हमको देखना है। वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध, और फोकस दूरी में संबंध, ये चीज़ देखेंगे, है ना। वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में हमको संबंध देखना है। तो आपको पता है F बराबर होता है r/2, मतलब फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या बटे 2। कहने का मतलब वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। ये चीज़ हमको देखना है। ये है आपका अवतल दर्पण, ये ध्रुव है, ये हो गई मुख्य अक्ष, ये हो गई मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें आपको पता है कि मुख्य फोकस से होकर जाती हैं, है ना। और यदि अगर आपको ये पता हो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, हमने बताया है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाती हैं। ये आपका हो गया फोकस और ये हो गई मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण कहाँ से गई? मुख्य फोकस से होकर गई, ये बात। और इस पे हम कुछ इसका नाम दे देते हैं, सपोज दैट बी दे दिए, है ना। इसका कुछ नाम दे दिए जिसका नाम है बी, हम तो इसका नाम क्या दे दिए? बी दे दिए। अब क्या करते हैं, अगर आपको पता हो तो जो परावर्तन के नियम हैं उसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये क्या खींचते थे? एक अभिलंब। तो हम यहाँ एक क्या कर देते हैं? अभिलंब खींच देते हैं। ये एक अभिलंब खींच दिए, वक्रता केंद्र है ये, तो ये अभिलंब हम खींच दिए। तो कहने का मतलब ये वाला कोण I, ये वाला कोण R, इसीलिए अभिलंब खींचे हैं, है ना। तो ये देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन के नियम से है, इस वाले नियम से है। तो सपोज दैट, अब देखो अगर ये वाला कोण I है और ये R है, तब देखो अब ये क्या हो जाएगी? दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। ये दो समांतर रेखाओं को क्या कर रही है? एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेदित कर रही है। मतलब ये कोण I है तो ये वाला कोण भी क्या हो जाएगा? I। किससे? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से ये वाला भी कोण क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, ये वाला, यहाँ से एकांतर कोण से। अब देखते हैं हम, एकांतर कोण से जब ये I हो गया तो आपको पता है कि समान कोण, चूँकि कोण I बराबर कोण R होता है, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के, तो कोण I कोण R के बराबर है। तो कहने का मतलब अगर कोण बराबर है तो उनकी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अर्थात क्या हो जाएगा? या इसलिए CF बराबर हो जाएगा BF। ये CF बराबर क्या हो जाएगा? BF के। क्या है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो इसके सामने की ये वाली भुजा और इसके सामने की ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। कोण अगर बराबर रहते हैं तो भुजाएं क्या होती हैं? बराबर रहती हैं। अगर ये दर्पण हम क्या करें? बहुत छोटे द्वारक का ले लें। छोटे द्वारक का मतलब, कहने का मतलब इतना छोटा सा ले लें, तो यहाँ P कहाँ है, B कहाँ है, कुछ समझ में नहीं आएगा। अर्थात कहने का मतलब यदि BF लगभग बराबर हो, BF लगभग बराबर हो किसके? PF के, या B किस पे हो? P पर,
लगभग बराबर बी एफ जो है लगभग बराबर हो पी एफ के, तो क्या हो जाएगा सी एफ बराबर, यहाँ हम लिख देंगे पी एफ, और दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, दोनों पक्षों में पी एफ जोड़ने पर, कोई भी चीज़ अगर दोनों पक्षों में वही होती है सेम टू सेम तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कहने का मतलब ये क्या हो जाएगा सी एफ प्लस पी एफ बराबर पी एफ प्लस पी एफ। अब देखो सी एफ प्लस पी एफ, तो हम डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं पी सी। क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट इसको पी सी। भाई चाहे इतना इतना जोड़ के इतना 2 बार में लिखो या डायरेक्ट इतना पूरा लिखो, है ना, बात वही है। और ये पी एफ कितना हो गया 2 पी एफ, ये 2 पी एफ हो गया। अब पी सी क्या है इसका वक्रता केंद्र है, तो मतलब वक्रता त्रिज्या हुई इसकी। इसको क्या व्यक्त करेंगे हम किससे -r से व्यक्त करते हैं, तो -r लिखेंगे। अब पी एफ 2 पी एफ है ये, तो ये 2 पी एफ है। जब ये 2 पी एफ है तो हम क्या करेंगे पी से एफ मतलब फोकस दूरी, तो क्या लिखेंगे -2f। भाई इसके स्थान पे एफ लिखते हैं ना कि फोकस दूरी है ना, तो फोकस दूरी को किससे व्यक्त करते हैं एफ से, तो ये हो गया। और ये माइनस माइनस कट गया प्लस हो गया, तो r बराबर कितना हो गया 2f, तो ये बराबर क्या हो जाएगा r/2। तो ये देखो हमारा जो फार्मूला है वो आ गया कि f बराबर क्या होता है r/2। मतलब कहने का क्या है कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। या आप ये जान लो कि जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी की 2 गुनी होती है। तो ये तो आपका अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध हो गया। अब इसके लिए आता है दर्पण का समीकरण। कहेगा कि अवतल दर्पण के लिए दर्पण का समीकरण बताइए। अगर कहेगा दर्पण के लिए समीकरण, तो आप क्या कर सकते हो कि चाहे अवतल दर्पण में लगाओ चाहे उत्तल दर्पण में। अगर आपसे कह देगा कि अवतल दर्पण में, तो अवतल दर्पण में लगाना रहेगा वो फार्मूला। तो इसको देख लिए ना आप कि वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध कैसे निकाला जाता है, ऐसे निकाला जाता है। कभी कभी जो है 2 नंबर का आ जाता है ये। तो ये हो गया फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण या दर्पण में या दर्पण का समीकरण। अवतल दर्पण दर्पण समीकरण, दर्पण समीकरण। दर्पण समीकरण क्या होता है 1/f बराबर 1/v + 1/u। ये दर्पण समीकरण है। अगर आपसे कहेगा दर्पण समीकरण, तो आप चाहे उत्तल में लगाओ चाहे अवतल में लगाओ। अगर कहेगा अवतल दर्पण के लिए, तो केवल अवतल दर्पण के लिए ही इस्तेमाल किया जाएगा। ये अवतल दर्पण के लिए। अगर दर्पण समीकरण कहेगा तो चाहे अवतल में लगाओ चाहे उत्तल में, नो टेंशन। अगर आप केवल अवतल दर्पण के लिए कह देगा तो केवल अवतल दर्पण के लिए फिर अवतल दर्पण में ही आपको निकालना पड़ेगा। तो इसको देख लेते हैं हम अवतल दर्पण के लिए। ये आपकी ये आपका फोकस वक्र ध्रुव हो गया। ये वस्तु रखी है, सपोज दैट ए बी है। ये ए बी कोई वस्तु है। यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण को हम सीधा कहाँ गिराते हैं ध्रुव पर, और आपतित किरण आपतन कोण बराबर क्या होता है परावर्तन कोण के। मतलब ये वाला कोण बराबर होगा इसके, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। और एक प्रकाश की किरण हम लेते हैं वक्रता केंद्र से। कहाँ से लेते हैं वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अपने मार्ग पर पुनः वापस लौट जाती हैं। ये सी हो गया। और यहाँ देखो जहाँ काट रही हैं ये बनेगा आपका प्रतिबिंब A', है ना। तो ये A', B' आपका प्रतिबिंब बन गया। तो अब देखो अगर हम देखें त्रिभुज ये वाला ABC, त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज A', B' के। कैसे, ये 90 अंश है तो ये भी 90 अंश है। ये शीर्षाभिमुख से ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। तो क्या हो जाएगा त्रिभुज
ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के, ए डैश बी डैश सी के। ऐसा नियम होता है त्रिभुज में कि अगर त्रिभुज की दो चीज़ें बराबर हो जाती हैं तो त्रिभुज के जो समानुपाती भुजाएं होती हैं वो समान अनुपात में क्या करती हैं, काटती हैं। तो कहने का मतलब देखो ये दो चीज़ें बराबर है ना, ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर है और ये वाला कोण ये वाले कोण के बराबर है। तो त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज ए डैश बी डैश सी के। तो समानुपाती भुजा का मतलब भुजा ए बी बटे भुजा ए डैश बी डैश बराबर सी ए बटा सी ए डैश। समीकरण नंबर 1। अब हम देखेंगे पुनः त्रिभुज ए बी पी में, त्रिभुज ए बी पी समरूप होगा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। ये वाला ये कैसे समरूप होगा ये भी देख लेते हैं। ये 90 अंश का है तो ये 90 अंश का है। अगर ये 90 अंश का है तो इधर भी तो 90 का होगा, क्या 30 का होगा का, नहीं ना, तो ये भी क्या होगा 90 का होगा। तो ये वाला त्रिभुज ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो गया। अब ये वाला कोण ये जो कोण है ये पूरा त्रिभुज देखो, इसका कोण ये कोण और ये कोण क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण के। तब क्या हो जाएगा देखते हैं हम, ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर पी ए पूरा यहाँ से यहाँ तक पी ए बटा पी ए डैश। समीकरण नंबर 2 पी ए बटा पी ए डैश। अब देखो इसमें इसका ये वाला पक्ष दोनों बराबर है ना, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ए बी अपान ए डैश बी डैश, ये देखो दोनों सेम टू सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या हो जाएगा, ये सी ए बटा सी ए डैश बराबर पी ए बटा पी ए डैश। और हमको चीज़ें जो यहाँ पे चाहिए वो किसके रूप में चाहिए, पी ए के फॉर्म में। पी ए क्या है, वस्तु की दूरी है माइनस यू। पी ए डैश क्या है, पी ए डैश भैया है यहाँ पे प्रतिबिंब की दूरी है। फिर पी सी क्या है, पी सी यहाँ पे है माइनस आर, या आप इसको लिख सकते हैं 2f। अभी इसको सिद्ध करवाए तो हमको चीज़ें इसके फॉर्म में चाहिए। और यहाँ पे देखो ये वाला दोनों है बट ये दोनों नहीं है, तो इन दोनों को हम इसके फॉर्म में बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे सी ए है ना, तो सी ए को हम लिख सकते हैं पी ए माइनस पी सी। कहने का मतलब यहाँ से यहाँ तक में यहाँ से यहाँ तक का घटा देंगे तो इतना तो बचेगा। तो कहने का मतलब हो जाएगा पी ए बराबर होगा, ये हो जाएगा आपका सी ए बराबर पी ए यहाँ से यहाँ तक पी ए माइनस पी सी, ये हो जाएगा। और देखो सी ए डैश को निकाल लेते हैं हम, सी ए डैश। सी ए डैश का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से पी सी माइनस पी ए डैश, तो ये सी ए डैश है बचेगा। तो हम क्या करते हैं, पी सी माइनस पी ए डैश। तो कहने का ये मतलब हो जाएगा कि जहाँ सी ए है वहाँ पी ए माइनस पी सी लिख सकते हैं, और जहाँ सी ए डैश है वहाँ पी सी माइनस पी ए डैश लिख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे आपका ये पी ए माइनस पी सी बटे पी सी माइनस पी ए डैश इज इक्वल टू पी ए बटा पी ए डैश। ये अब हम ये सारे मान इसी में भर देंगे, बस हमारा जो है समीकरण तैयार हो जाएगा। तो हम इसी में पूरा मान भर देते हैं। देखो पी ए का मान क्या है भैया, पी ए का मान माइनस यू है, तो माइनस यू भर देते हैं। फिर पी सी का मान क्या है, पी सी का मान माइनस 2f है, तो माइनस माइनस प्लस 2f हो जाएगा। फिर पी सी का मान क्या है, माइनस 2f, तो बटे लगा के माइनस 2f लिख देते हैं हम, क्या जा रहा है हमारा। फिर पी ए डैश को क्या लिखेंगे, माइनस यू, तो माइनस माइनस प्लस भी, पी ए डैश माइनस भी है बराबर, यहाँ पे लिखेंगे पी ए बराबर माइनस यू और पी ए डैश बराबर माइनस वी, तो ये हो गया आपका यू। माइनस माइनस कट गया।
अब इसका हम क्या करेंगे, त्रिज्या गुणा कराएंगे, तो इसका इधर गुणा कराएंगे माइनस यू वी प्लस 2vf बराबर माइनस 2uf प्लस uv। तो इसको हम इधर उठा लाएंगे और इसको इधर उठा के लेके जाएंगे। जब इसको इधर उठा के लाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस इधर इधर प्लस हो जाएगा 2uf प्लस 2vf, और ये एक uv और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो एक uv कितना हो जाएगा 2uv, और दोनों पक्षों में 2 कॉमन लेके काट देंगे तो ये हो जाएगा uf प्लस vf बराबर uv। दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, दोनों पक्षों में uvf से भाग देने पर, तो दोनों पक्षों में uvf से भाग देंगे तो uf प्लस vf बराबर uv, तो यहाँ हो जाएगा uvf अपान uvf, uv से uv कट गया और इसको हम अलग अलग कर लेंगे, uf अपान uvf प्लस vf अपान uvf बराबर 1 अपान f। तो vf से vf कट गया, uf से uf कट गया, यहाँ बच गया 1 अपान v प्लस 1 अपान u बराबर 1 अपान f। ये इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपान f बराबर 1 अपान v प्लस 1 अपान u। ये आ गया आपका दर्पण समीकरण। तो ये आपका दर्पण समीकरण है अवतल दर्पण के लिए। और इसमें एक चीज़ और निकालनी रहती है, वो है आपका जो है आवर्धन, जिसको हम एम से व्यक्त करते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहा जाता है, रेखीय आवर्धन, है ना। प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को। अब देखते हैं हम प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को। हम आवर्धन भी इसका देख लेते हैं यहीं पे, जिसे एम से व्यक्त करते हैं। एम प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब देखते हैं हम प्रतिबिंब की लंबाई क्या है। अब अगर यहाँ प्रतिबिंब की लंबाई देखेंगे तो नीचे है ना, तो नीचे तो क्या रहेगा, माइनस में रहेगा, तो ये हो गया माइनस आई बटे वस्तु की लंबाई कितना है, प्लस ऊपर है तो प्लस में रहेगा, तो ओ हो गया। तो ये हो गया आपका प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, यम बराबर v अपान यू भी होता है। ये मतलब कहने का कि यहाँ से वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात भी। तो ये हो गया आपका आवर्धन। तो आज के लिए इतना है।